नमस्कार। हाल ही में मतलब 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया गया और इस साल की थीम थी वेटलैंड्स और पारंपरिक ज्ञान। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे यहाँ तो हजारों साल से समुदाय इन वेटलैंड्स के साथ मतलब तालाबों, झीलों, दलदली जमीनों के साथ मिलकर जीते आए हैं। बिल्कुल। हमारे पास उन्हें सहेजने का पारंपरिक ज्ञान भी है और उन्हें बचाने के लिए आधुनिक कानून भी हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसके बावजूद हमारे वेटलैंड्स इतनी तेजी से खत्म क्यों हो रहे हैं? ये एक अजीब पहेली है ना? हाँ, बिल्कुल। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि ये पारंपरिक ज्ञान क्या था, जमीनी हकीकत क्या है और इस राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने के लिए असल में क्या करने की जरूरत है। बिल्कुल, और आपने ये जो राष्ट्रीय संपत्ति शब्द का इस्तेमाल किया, ये बहुत ज़रूरी है। हमें ये वेटलैंड्स को सिर्फ ज़मीन और पानी के टुकड़ों की तरह नहीं देखना चाहिए। अच्छा। ये असल में हमारे नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। जैसे सड़कें और बिजली घर देश के लिए ज़रूरी हैं, वैसे ही ये वेटलैंड्स हमारी सेहत, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी विरासत के लिए ज़रूरी हैं। या यूँ समझिए कि सबकी साझी मिल्कियत हैं। और जब हम विरासत की बात करते हैं तो भारत में तो कमाल के उदाहरण मिलते हैं। जी। मुझे तमिलनाडु के कुल्लम के बारे में पढ़कर बहुत अच्छा लगा। जी। ये इंसानों के बनाए हुए तालाब हैं जो सदियों से धान और दूसरी फसलों के लिए सिंचाई का एक पूरा नेटवर्क बनाए हुए हैं। ये सिर्फ पानी का मैनेजमेंट नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली है। सही कहा। या केरल के वायनाड में केनी को देखिए। केनी। हाँ, केनी। ये 200 साल से भी ज्यादा पुराने उथले कुएं हैं और ये आज भी न सिर्फ पीने का साफ पानी देते हैं, बल्कि वहाँ के त्योहारों और रीति रिवाजों का एक अहम हिस्सा हैं। वाह। इसी तरह आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम में पारंपरिक मछली पकड़ने के तरीके आज भी वेटलैंड्स की वजह से ही जिंदा हैं। ये कहानियां दिखाती हैं कि वेटलैंड्स और इंसान का रिश्ता कितना गहरा और फायदेमंद रहा है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। इतनी शानदार विरासत और इतने फायदों के बावजूद सच तो ये है कि वेटलैंड्स आज दुनिया के सबसे ज्यादा खतरे में पड़े इकोसिस्टम्स में से हैं। एक तरफ ये खूबसूरत कहानियां हैं और दूसरी तरफ एक कड़वी हकीकत। और वो हकीकत आंकड़ों में और भी डरावनी लगती है। पिछले सिर्फ 30 सालों में भारत ने अपने लगभग 40% वेटलैंड्स खो दिए हैं। 40%? जी, सोचिए, लगभग आधे। और जो बचे हैं उनमें से भी करीब 50% की हालत खराब हो रही है। उनका इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। 40%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये तो एक तरह से गायब ही हो रहे हैं। इसकी जड़ क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी मूल वजह है इनकी लोकेशन। हाँ, वेटलैंड्स जमीन, पानी और विकास के बिल्कुल चौराहे पर खड़े हैं। शहरों को फैलने के लिए जमीन चाहिए, खेती और इंडस्ट्री को पानी चाहिए, और वेटलैंड्स के पास ये दोनों चीजें होती हैं। यही चीज उन्हें कीमती भी बनाती है और बेहद कमजोर भी। तो यहाँ पर एक सीधा से सवाल उठता है, क्या हमारे पास इन्हें बचाने के लिए कानून नहीं है? अक्सर लगता है कि शायद हमारी पॉलिसी में ही कोई कमी होगी। और यहीं पर वो पहेली और उलझ जाती है जिसकी बात आप शुरू में कर रही थी। असल में भारत में कानूनों की कोई कमी नहीं है। अच्छा। हमारे पास वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 हैं, जो इनकी पहचान करने और मैनेजमेंट के लिए पूरा एक ढांचा देते हैं। हमारे पास जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना यानी एनपीसीए भी है। और तटीय इलाकों के लिए भी तो खास नियम है जिन्हें सीआरजेड कहते हैं। हाँ, तटीय विनियमन क्षेत्र सीआरजेड का ढांचा भी है, जिसका मकसद कोस्टल वेटलैंड्स को बचाना है। और तो और भारत में अब 98 रामसर साइट्स हैं। 98? जी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय तमगा है जो हमें इन जगहों को बचाने की एक वैश्विक जिम्मेदारी देता है। तो समस्या कानूनों के होने या न होने की नहीं है। तो फिर क्या है? समस्या है उन्हें जमीन पर सही ढंग से, लगातार और अच्छी क्वालिटी के साथ लागू करने की। कागज पर सब कुछ है पर जमीन पर असर नहीं दिख रहा। ठीक है, तो कानून हैं लेकिन वो बेअसर साबित हो रहे हैं। यही इस कहानी का सबसे निराशाजनक हिस्सा लगता है। तो चलिए इसी को कुरेदते हैं। जमीनी स्तर पर वो कौन सी बाधाएं हैं, वो कौन सी दीवारें हैं जिनसे ये अच्छे भले कानून टकरा कर टूट जाते हैं? इन बाधाओं को हम 5 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा है अतिक्रमण और जमीन का इस्तेमाल बदलना। जैसा हमने कहा, 40% वेटलैंड्स खत्म हो गए। कैसे?
उनकी जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें और फैक्ट्रियां बन गई। शहर और कस्बे उन्हें निगलते जा रहे हैं। लेकिन ये तो गैर कानूनी होना चाहिए, है ना? कोई सरकारी जमीन पर ऐसे कैसे कब्जा कर सकता है? यहीं पर एक और बड़ी समस्या सामने आती है। हमारे जो सरकारी भूमि रिकॉर्ड के नक्शे हैं, कैडास्ट्रल मैप। हाँ, कैडास्ट्रल मैप, वो दशकों पुराने हैं। हो सकता है नक्शे में एक बड़ी सी झील दिखाई दे रही हो, लेकिन अगर आप आज वहां जाएं तो आपको एक शॉपिंग मॉल मिलेगा। ओहो। जब आपका सरकारी रिकॉर्ड ही हकीकत से मेल नहीं खाता, तो आप अदालत में ये साबित कैसे करेंगे कि यहाँ पर कब्जा हुआ है? नक्शा और हकीकत के बीच की ये खाई अतिक्रमण को बहुत आसान बना देती है। बाप रे, मतलब सिर्फ वेटलैंड ही गायब नहीं हो रहा, बल्कि उसके होने का सबूत भी हमारे सिस्टम से गायब हो रहा है। ये तो दोहरी मार है। और दूसरी बड़ी चुनौती क्या है? दूसरी चुनौती है पानी के रास्ते में रुकावट। वेटलैंड्स बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन हम इंसानों ने बांध बनाकर, नदियों के किनारे तटबंध बनाकर, उनका रास्ता बदलकर और रेत खनन करके पानी के इस कुदरती बहाव को हर जगह तोड़ा है। और खासकर जो वेटलैंड्स नदियों के किनारे होते हैं, उन्हें अक्सर नदी का हिस्सा मानने के बजाय खाली जमीन मान लिया जाता है और उस पर निर्माण कर दिया जाता है। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि तीसरी चुनौती प्रदूषण होगी। हम अपने शहरों में झीलों का जो हाल देखते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तीसरी और बहुत गंभीर चुनौती है। जब शहरों का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का केमिकल वाला कचरा, खेतों से बहकर आने वाले कीटनाशक और हमारा फेंका हुआ प्लास्टिक, सब कुछ बिना ट्रीटमेंट के इन वेटलैंड्स में जाता है, हाँ, तो एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी गमले में जरूरत से ज्यादा खाद डाल दें। अच्छा। वही हाल हम अपनी झीलों का कर रहे हैं। ये सारा कचरा और केमिकल पानी में शैवाल, मतलब एल्गी, और जलकुंभी के लिए जंक फूड का काम करता है। जंक फूड? हाँ, जंक फूड। वो इससे खा के इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि पूरे तालाब को ढक लेते हैं। सूरज की रोशनी पानी के नीचे तक नहीं पहुंच पाती, पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और मछलियां और दूसरे जीव जंतु मरने लगते हैं। बिल्कुल, एक जीती जागती झील धीरे धीरे एक बदबूदार दलदल और फिर एक कूड़ेदान में बदल जाती है। उसकी बाढ़ रोकने की ताकत और जैव विविधता दोनों खत्म हो जाती हैं। ये तस्वीर बहुत भयानक है। और तटीय इलाकों में तो दबाव और भी ज्यादा होता होगा। सही पकड़ा आपने। ये चौथी चुनौती है, तटीय दबाव। यहाँ एक तरफ से समंदर का जल स्तर बढ़ रहा है, चक्रवात ज्यादा आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से हम इंसानों का दबाव है। बंदरगाह, टूरिज्म। हाँ, बंदरगाह, टूरिज्म, झींगा पालन और बस्तियां बनाने का। हमारे मैंग्रोव और लैगून दो पाटों के बीच पिस रहे हैं। समंदर के बढ़ने से वो पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि वहां हमने दीवारें बना दी हैं और जमीन की तरफ से हमारा विकास उन्हें निगल रहा है। ये सारी बाहरी चुनौती है, अतिक्रमण, प्रदूषण, विकास का दबाव। क्या हमारे अपने सिस्टम, हमारी सरकारी संस्थाओं के अंदर भी कोई कमी है जो इस आग में घी का काम कर रही है? और यही पांचवी और शायद सबसे बुनियादी चुनौती है, संस्थागत क्षमता की कमी। मतलब हमारे सरकारी विभागों में हुनर और साधनों की कमी। राज्यों में वेटलैंड्स को बचाने के लिए जो अथॉरिटीज बनाई गई हैं, उनमें अक्सर स्टाफ और पैसे दोनों की भारी कमी होती है। उनके पास ऐसे लोग नहीं होते जो पानी के विज्ञान, मतलब हाइड्रोलॉजी या इकोलॉजी, सैटेलाइट मैपिंग या पर्यावरण कानूनों को गहराई से समझते हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नियम तो है, लेकिन उन नियमों को लागू करने वाले रेफरी न तो पूरी तरह से प्रशिक्षित है, न ही उनकी संख्या काफी है। बिल्कुल। इसीलिए जो मैनेजमेंट प्लान बनते भी हैं, वो सिर्फ कागजों पर अच्छे लगते हैं, जमीन पर उनका कोई असर नहीं होता। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। बिल्कुल। ये सब सुनकर तो बहुत निराशा होती है। ऐसा लगता है कि हम हर मोर्चे पर हार रहे हैं। तो फिर यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? इस उलझी हुई गुत्थी को हम कहाँ से सुलझाना शुरू कर सकते हैं? देखिए, निराशा स्वाभाविक है, लेकिन रास्ते बंद नहीं हुए हैं। बस हमें अपना नजरिया बदलना होगा। नजरिया बदलना होगा? हाँ, हमें छोटे मोटे प्रोजेक्ट से हटकर एक बड़े कार्यक्रम की तरह सोचना होगा। झीलों के किनारे सुंदर रास्ते बनाने जैसे सौंदर्यकरण से ज्यादा जरूरी है उनकी पारिस्थितिक सेहत को ठीक करना, और अलग अलग विभागों को मिलकर काम करना होगा। स्रोतों लेख में 5 कदम सुझाए गए हैं जिन्हें हम एक रोड मैप की तरह देख सकते हैं। ठीक है, तो इस रोड मैप का पहला कदम क्या है? पहला और सबसे जरूरी कदम है हर वेटलैंड की इस सीमाओं को वैज्ञानिक तरीके से तय करना, उन्हें सरकारी कागजों में अधिसूचित यानी नोटिफाई करना।
और फिर उन सीमाओं की सख्ती से रक्षा करना। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा वेटलैंड कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है, हम उसे बचाएंगे कैसे? प्रो में बैठकर नहीं हो सकता। इसमें सैटेलाइट और ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी जरूरी है, ताकि कोई विवाद ना हो। ये तो नींव रखने जैसा हुआ। और शहरों में प्रदूषण वाली जो जंक फूड की समस्या है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? यहीं पर दूसरा कदम आता है, गंदे पानी का ट्रीटमेंट। ये एक सीधी और स्पष्ट बात है कि शहरी और कस्बाई वेटलैंड्स में सिर्फ ट्रीट किया हुआ पानी ही जाना चाहिए। हमें यह मानना बंद करना होगा कि झीलें या तालाब हमारे शहर के लिए फ्री के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो नहीं है। उनका काम पानी को थोड़ा और साफ करना हो सकता है, लेकिन वो पूरे शहर की गंदगी का बोझ नहीं उठा सकते। और वो जो पानी के रास्ते टूट गए हैं, उस कनेक्शन को कैसे जोड़ा जाए? ये तीसरा कदम है, वेटलैंड के कैचमेंट और हाइड्रोलॉजिकल कनेक्शन की सुरक्षा। हमें समझना होगा कि एक झील या तालाब अकेला नहीं होता, वो एक पूरे सिस्टम का हिस्सा होता है। अच्छा। जिन नालों या नहरों से उसमें पानी आता है, उन्हें फिर से जिंदा करना होगा। सड़कें या तटबंध बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि पानी का रास्ता ना रुके। पानी के बहाव को मोड़ने वाले खनन या निर्माण पर रोक लगानी होगी। बिल्कुल। आपने शुरू में वेटलैंड्स को नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा था। ये बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाने में भी मदद करते हैं। तो क्या हमारे योजनाकार इस बात को समझते हैं? यही चौथा और बहुत महत्वपूर्ण कदम है, वेटलैंड्स को आपदा जोखिम कम करने की योजना का एक केंद्रीय हिस्सा बनाना। मैंग्रोव, बाढ़ के मैदान और शहरी झील तूफान और बाढ़ के खिलाफ हमारे सबसे अच्छे और सस्ते डिफेंडर हैं। कुदरती स्पॉन्ज की तरह। हाँ बिल्कुल, ये कुदरती स्पंज की तरह काम करते हैं। योजना बनाने वाले अधिकारियों को उन्हें कंक्रीट की दीवारों से ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। हमें इन कुदरती दीवारों पर निवेश करना होगा। और इन चारों कदमों को जमीन पर उतारने के लिए हमें काबिल लोगों की जरूरत होगी। तो पांचवा कदम इसी से जुड़ा होगा। बिल्कुल, पांचवा कदम है कौशल और संस्थानों का निर्माण। हमें वेटलैंड मैनेजरों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग मिशन की जरूरत है। ट्रेनिंग मिशन? जी, उन्हें पानी के विज्ञान, इको रिस्टोरेशन, सैटेलाइट मैपिंग और पर्यावरण कानून में अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जब हमारे पास प्रशिक्षित लोग और मजबूत संस्थान होंगे, तभी हमारी योजनाएं कागज से निकलकर जमीन पर साकार होंगी। वाह! तो जो आप कह रहे हैं वो सिर्फ कुछ सुधार करना नहीं, बल्कि वेटलैंड्स को देखने, समझने और मैनेज करने के पूरे तरीके को बदलने की बात है। ये एक बहुत बड़ा काम है। ये सब सुनने में व्यापक तो लगता है, लेकिन साथ ही बहुत मुश्किल और खर्चीला भी। क्या ये वाकई में किया जा सकता है? ये मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और जहां तक खर्चे की बात है, तो हमें ये सोचना होगा कि इन्हें ना बचाने का खर्चा कितना ज्यादा है। सही बात है। बाढ़ से होने वाला नुकसान, पीने के पानी की कमी, खत्म होती जैव विविधता, इन सब की कीमत कहीं ज्यादा है। ये एक निवेश है, खर्चा नहीं। और ये सब कुछ सिर्फ सरकार के करने से नहीं होगा। तो फिर इसे कौन करेगा? इसके लिए एक सामाजिक समझौते की जरूरत है। सामाजिक समझौता? हाँ, एक ऐसा समझौता जहां हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे। सरकार का काम है सीमाओं को नोटिफाई करना, कानूनों को लागू करना और पैसा मुहैया कराना। शहरों को वेटलैंड्स को कूड़ेदान समझना बंद करना होगा। इंडस्ट्री को अपनी गंदगी का इलाज खुद करना होगा। उसे नदियों और झीलों में बहाना बंद करना होगा। और हम जैसे आम नागरिकों की या फिर यूनिवर्सिटीज की क्या भूमिका है इसमें? यूनिवर्सिटीज और रिसर्च संस्थानों को वेटलैंड मैनेजरों की अगली पीढ़ी को तैयार करना होगा। और नागरिकों को, हम सबको, अपने आसपास की झीलों, तालाबों और मैंग्रोव को अपनी साझी विरासत मानकर उनकी रक्षा करनी होगी। जब कोई उन पर कब्जा करने की कोशिश करे तो आवाज उठानी होगी। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। विश्व वेटलैंड्स दिवस 2026 तो बीत गया, लेकिन उसका संदेश हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। अगर हम विज्ञान को नीति से और नीति को लोगों से जोड़ पाएं, तो हम अपने वेटलैंड्स को म्यूजियम में रखने वाली चीजों की तरह नहीं, बल्कि जिंदा, धड़कते और काम करते हुए इकोसिस्टम के रूप में फिर से बहाल कर सकते हैं। भारत के पानी का भविष्य और मुश्किल हालात में टिके रहने की हमारी क्षमता काफी हद तक इसी पर निर्भर करती है। आपने साझी विरासत की बात की और ये मेरे दिमाग में अटक गई है। जब हम किसी झील या तालाब को अपनी साझी विरासत कहते हैं, तो इसका असली मतलब क्या होता है? किसी समुदाय के लिए अपनी कुदरती विरासत पर हक जताना क्या मायने रखता है, खासकर तब जब उसका टकराव सड़क, मॉल या फैक्ट्री बनाने जैसे विकास के लक्ष्यों से हो रहा हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।